हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए क्लास 12 जीव विज्ञान। जी हां, आप अगर क्लास 12 बायोलॉजी के छात्र हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन है सारा का सारा मैं करवा रहा हूँ। एक एक करके पूरा पूरा मैं सेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है ना। जितने भी वीडियोस आएंगे पूरा का पूरा आपको देखना है, वॉच करना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। और आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। इसमें सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर ही आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्वेल्थ बायोलॉजी वाले, ठीक है ना। जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस लेके आ रहा हूँ सारा का सारा वीडियोस आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, और आपको एनालिसिस करना है कि अभी हमारा कितना तैयार है और हमें और अभी और कितना तैयार करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग कौन सा पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो पेपर सेट सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करेंगे 348 जीएस, जो कि 2022 का पेपर सेट है। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। 348 जीएस पेपर सेट सॉल्व करेंगे। सेट नंबर 5 है, 2022 का पेपर है। और जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे उसको भी मैं आपको बताता चलूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पूरा बोर्ड की कॉपी पे मैं इसको सॉल्व करवाया हूँ। चलिए एक बार हम लोग पहले इसमें सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपका रहेगा, देख लेंगे यहाँ पे। तो आपके पास जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम रहेगा, कितने मिनट का, 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। और 70 नंबर का ट्वेल्थ बायोलॉजी में क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की जो पुष्टि है वो नामांकित चित्रों के द्वारा करना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए रहेंगे, और आप लोग फिर देख के कि भाई 1 अंक का है कि 2 अंक का, उसके सामने दिए रहेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है कि जल परागित पादप का नाम है। जल परागित पादप का क्या नाम है, हाइड्रेला है, मटर है, नींबू है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रेला होता है यह एक जल परागित पादप का नाम है। तो जल परागित पादप का क्या नाम है, हाइड्रेला है। तो पहला का यहाँ पे क, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रेला हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है निम्न में से कौन कूट फल है। इसमें से कौन सा कूट फल है, सेब है, अंगूर है, आम है, मटर है। तो जो कूट फल होता है, कूट फल को हम लोग आभासी फल के नाम से भी जानते हैं। कूट फल को कौन से नाम से जानते हैं, आभासी फल के नाम से जानते हैं। तो कूट फल कौन सा है, सेब। जो सेब होता है वो कौन सा होता है, कूट फल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो भ्रूणपोष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2x, 3x, x, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भ्रूणकोष होता है, भ्रूणपोष होता है, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है क्या होती है, 3x। यानी देखिए अगुणित, इसको क्या कहते हैं, इसको अगुणित कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, द्विगुणित कहा जाता है। इसको कौन सा कहा जाता है, इसको त्रिगुणित कहा जाता है। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो त्रिगुणित होती है। याद रखना कौन सी गुणित होती है, त्रिगुणित होती है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कौन सी होती है, त्रिगुणित होती है। तो यहाँ पे देखिए ग का कौन सा हो जाएगा आपका, ग का तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ख वाला प्रश्न है। ख वाला क्या प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 56, 28, 112 या फिर 224। तो लघु बीजाणुओं के निर्माण में कितने मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री, देखिए अर्धसूत्री, अर्धसूत्री मतलब इसका आधा यानी कि द्विगुणित। तो 56 में 56 है, अगर हम लोग 56 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 11, तो कितना हो गया, 112 हो गया। अर्धसूत्री मतलब आधा। बात समझना, देखिए कोई भी गुणसूत्र है आप इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए
एक मेल कैंडिडेट है, एक क्या है, फीमेल कैंडिडेट है। एक मेल है, दूसरा फीमेल। मेल में जो होता है वो पाया जाता है आपका XY पाया जाता है, फीमेल में कौन सा पाया जाता है, XX पाया जाता है। निषेचन होने से पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी 50% बटेंगे X और Y, और ये XX में बढ़ते हैं। अगर ये 46 है तो 23 यहाँ पे आएंगे और 23 यहाँ पे आएंगे, फिर दोनों क्या मिलाएंगे, 46 बनाएंगे, ठीक है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन मतलब आधा आधा बटेंगे। तो 112 लघु बीजाणु निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 56 होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे 56 दिया है। उसके बाद यहाँ पे है निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, ये एक एक नंबर के हैं और कितने आए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों का पूछा गया है। कितने अंकों का पूछा गया है, 5 अंकों का पूछा गया है। यहाँ पे दूसरा का क है, क्या है, कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम क्या होता है, तो कीटों के द्वारा 2 परागित पौधे होते हैं, कौन कौन से लिए, यहाँ पे सेल्विया लिया गया है और मक्का लिया गया है। ये क्या है आपका, ये मक्का है। सेल्विया और मक्का जो होता है यह कीट परागित पौधे के नाम है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ख वाला है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियम कौन कौन से हैं, उनका आपको उल्लेख करना है। कितने नंबर का है ये, 1 नंबर का है। तो इसमें ज्यादा नहीं लिखना होता, बस आप 1 लाइन लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो पहला यहाँ पे हम लोग देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा कक्षा डाले हैं और फिर इसमें पहला लिखे हैं अनजाने व्यक्ति, यानी जिसको आप जानते नहीं हैं, और बहुलक व्यक्ति मतलब कि बहुत सारे व्यक्तियों, यानी कि जैसे कि मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक खेला ले लीजिए। एक लड़का है वो कई सारे लड़कियों से प्रेम करता है, या फिर एक लड़की वो कई सारे लड़कों से प्रेम करती है, या फिर कोई भी एक दिन कोई लड़का मिला, अनजान लड़का है, उससे वो प्यार कर बैठी, फिर उसके साथ क्या लैंगिक संबंध बना लेती, मतलब सेक्स करती है। कुल मिला के ये समझ के चलिए। तो भाई साहब यही है एक्चुअली में लैंगिक संबंध, इसी को कहते हैं सेक्सुअल जो बनाते हैं। तो जब इससे ये भाई क्रियाकलाप करेंगे ना तो क्या उत्पन्न होगा, यौन संचारित रोग उत्पन्न होगी। यौन संचारित मतलब एड्स उत्पन्न होती हैं। सहवास के समय हमेशा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप सेक्स जब कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके समय आप कंडोम का प्रयोग करें तो आपको जो ये यौन संचारित रोग होते हैं ये नहीं होंगे। तो ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर दूसरा का ग है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है। कितने गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं, तो मनुष्यों में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो परजीवियों द्वारा उत्पन्न 2 रोग कौन कौन से हैं, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, और परजीवियों द्वारा 2 रोगों के नाम जो उत्पन्न होते हैं वो होता है एक एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस जो होता है यह परजीवी के द्वारा उत्पन्न रोग होता है, और मलेरिया। एस्केरिएसिस और मलेरिया ये दोनों के दोनों परजीवी द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम हैं, ठीक है ना। तो ये 2 आपके परजीवी द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों क्या नाम है, याद रखिएगा, एस्केरिएसिस और मलेरिया। ये दोनों रोग ऐसे हैं जो परजीवियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनकी स्थापना होती है तो उसके 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं उनको यहाँ पे लिखना है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहाँ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे बाहर मिलने वाले नहीं है, ठीक है ना। जो इम्पॉर्टेंट है केवल मैं उसी को आप तक पहुंचा रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, ताकि आप तैयार कर लीजिए। और जब आप बोर्ड में बैठे ना तो पूरा अच्छे से करके आए, पूरा अच्छे से आपको क्या करके आना है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य आपको लिखना है, 1 नंबर का है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। बात समझिएगा, जो राष्ट्रीय उद्यान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की जाए, यानी कि जो पेड़ होते हैं उसकी कटाव रुके, और जो जानवर होते हैं उसका शिकार किया जाता है उसको
बचाया जा सके। और जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का मतलब होता है, देखते हो एक मान लीजिए जंगल है, वहाँ पे कई प्रकार के, नाना प्रकार के आप लोग देखते होंगे, वहाँ पे पशु रहते हैं, नाना प्रकार के पौधे मिलते हैं, नाना प्रकार के पक्षियाँ रहते हैं, तो उनको सुरक्षित करना, नहीं तो जो शिकारी होते हैं वो शिकार कर डालेंगे, और जब इनका शिकार कर डालेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, तो इनका रक्षा करना होता है। साथ ही शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देना, भारत में राष्ट्रीय उद्यान आईयूसीएन श्रेणी संरक्षित क्षेत्र हैं। 1936 में भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। अब देखिए यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित किया गया, तो हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क को कब स्थापित किया गया था, सन 1936 ईस्वी में भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। ठीक है ना। चलिए, तो ये दूसरा, यहाँ पे जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न थे, दूसरा का क पढ़ लिया, ख पढ़ लिया, ग घ अंगा। अब चलिए हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में चलेंगे, और ये आप देखेंगे तो ये आपके 5 क्वेश्चन बने हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। तो कितने नंबर हो गए, 10 नंबर यहाँ से हो गए, 5 हैं तो 10 नंबर। और यहाँ पे हम लोग ये आप निश्चित उत्तरीय 5 पढ़े, कितने हो गए आपके 14 नंबर हो जाएंगे, और हम लोग 4 नंबर का बहुविकल्पी पढ़ा, यानी कुल मिला के आपका 19 नंबर आपका यहाँ से हो गया है, 19 नंबर यहाँ से आपका हो गया है। ठीक है ना। चलिए, अब आप अति लघु उत्तरीय यहाँ पे देखिए, अति लघु उत्तरीय आप अगर मान लीजिए कॉपी में डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क। यहाँ पे क्या है प्रश्न, भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भक्षी तथा भक्ष्य को आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्णन करना है और बताना है, और आपको बताना है कि शाकाहारी क्या होते हैं, शाकाहारी किसे कहते हैं, इसको आपको क्या करना है, इसका पूरक आपको वर्णन करना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इन सारे क्वेश्चन को आप भाई साहब तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड में इससे बाहर आने वाला नहीं है। और ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए, तीसरा कक्का देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये भक्षी क्या होते हैं, यानी कि प्रीडेटोर इसको कहते हैं। ठीक है ना, या फिर इसको भक्षी भी डाल सकते हैं। जीवों के पारस्परिक संबंध परभक्षिता में जो, इसको काट देते हैं यहाँ पे, वह जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खाता है। सीधा आप लिखिए, आप सीधा लिखिएगा, अगर आ जाएगा भक्षी किसे कहते हैं तो सीधा लिखिएगा, वह जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खाता है, अर्थात शिकारी जीव भक्षी कहलाता है। भक्षी किसे कहते हैं, वह जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खा जाता है उसे हम लोग भक्षी कहते हैं। या फिर शिकारी जीव भक्षित जीव कहलाता है, यानी जो शिकार करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भक्षी जीव कहते हैं। वो क्या कहलाता है, आपका भक्षी जीव कहलाता है। अब यहाँ पे भक्ष्य, अब ये भक्ष्य किसे कहते हैं, एक भक्षी पूछा था, एक भक्ष्य पूछा था, और शाकाहारी पूछा था। अब ये भक्ष्य क्या होता है, शिकारी जीव जिसे खाता है, अर्थात खाया जाने वाला जीव या शिकार भक्ष्य कहलाता है। भक्षी किसे कहते हैं, जो जीव किसी अन्य जीव को खाता है मारकर, उसे हम लोग भक्षी कहते हैं। भक्ष्य जिसको वो खा रहा है, जिसको वो खा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भक्ष्य कहते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे है शाकाहारी। अब शाकाहारी क्या होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहते हैं। इन जीवों को शाकाहारी भी कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं, हम लोग शाकाहारी भी कहते हैं, क्योंकि ये पादप के विभिन्न भागों का भक्षण करते हैं। जैसे शाकाहारियों में कौन कौन से आते हैं, आपके कीट आते हैं, चूहे आते हैं, खरगोश आते हैं, चिड़िया आती है, बकरी आती है, आदि प्राथमिक उपभोक्ता
के कुछ उदाहरण होते हैं। ये किस में आते हैं? ये आपके सभी शाकाहारी प्राणियों में आते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख आता है। अब देखिए 3 का ख का प्रश्न क्या है? सहभोजिता से क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। सहभोजिता क्या होती है? एक उदाहरण आपको देना है। तो सहभोजिता क्या होती है? यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और जो दूसरी जाति को न तो हानि होती है और न ही लाभ होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है, मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसमें एक जीव को तो क्या होगा? लाभ होगा, लेकिन जो दूसरी जाति होती है, दूसरा जीव होता है, न तो उसको लाभ होगा और न ही उसको हानि होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। इसके उदाहरण थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। इसके उदाहरण थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। आपको सेम टू सेम बायोलॉजी की कॉपी इसी प्रकार से लिखनी है, ठीक है ना? आर्किड तथा आम के वृक्ष के मध्य संबंध सहभोजिता कहलाता है। जो आर्किड का पौधा होता है और आम का पौधा होता है, इसके दोनों के मध्य जो संबंध होता है उसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं। इसमें आर्किड को तो आंशिक लाभ होता है, लेकिन आम के वृक्ष को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। यानी कि जो आर्किड का पौधा होता है उसको क्या होता है? लाभ होता है, लेकिन आम के वृक्ष को न लाभ होती है और न ही क्या होती है? हानि होती है। यानी कि दोनों के दोनों कह सकते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। न तो लाभ होगा और न ही उसको क्या होती है? हानि होती है। जो भी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों क्वेश्चन है मैं सारा का सारा करवा दे रहा हूं। आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि यार यूपी बोर्ड एग्जाम में जाएं, अच्छा नंबर लेके आए, तो ये सारे बायोलॉजी क्वेश्चन आप तैयार होने चाहिए। क्लियर है ना? अधिपादप आर्किड आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगता है, लेकिन कुछ भी पोषण प्राप्त नहीं करता। इसकी आर्द्रता ग्राही जड़ें वायुमंडल से नमी का अवशोषण कर लेती हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का ग है। तीसरा ग में क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तीसरा ग क्वेश्चन है, अनुकूलन किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? और आपको यह भी बताना है कि जो लवण होते हैं ये मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के प्रति क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। ग का बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है अनुकूलन। अनुकूलन होता क्या है इसको देख लीजिए। यहाँ पे जीवों के आकारीय, संरचनात्मक, कार्यकीय या व्यवहारगत लक्षण, विशिष्टताएं जो उन्हें किसी पर्यावरण विशेष में सफलतापूर्वक रहने व प्रजनन करने में सक्षम बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन होता क्या है? यानी कि कोई भी जीव है उसका आकारीय, संरचनात्मक और कार्यकीय और व्यवहारगत लक्षण, विशिष्टताएं जो उन्हें पर्यावरण विशेष में सफलतापूर्वक रहने व प्रजनन करने में क्या बनाती हैं? सक्षम बनाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। लवण मृदोद्भिद लवणों की अत्यधिक सांद्रता वाले पर्यावरण के क्या होते हैं? पादप होते हैं। इनके प्रमुख चुनौतियां हैं लवणों की अत्यधिक सांद्रता से बचाव, जड़ों को ऑक्सीजन की अनुबद्धता, दलदली जमीन, लहरों के कारण बीज की अंकुरण स्थापित होने में मुश्किलें आती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो मृदोद्भिद पौधे होते हैं उनके लिए प्रमुख चुनौतियां होती हैं। सबसे पहले लवणों की अत्यधिक सांद्रता से बचाव, यानी कि जहां पर लवण होते हैं, लवण मतलब जहां पे NaCl होता है, कुछ जल ऐसे होते हैं जो खारे होते हैं, तो वहां पर कोई भी चीज तो पैदा की नहीं जाती। जड़ों को ऑक्सीजन की अनुलब्धता और दलदली जमीनें, यानी कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर दलदली जमीन होती है और वहां पर जब दलदली रहेगी तो वहां पे मेथेन पाई जाती है, जहां पे ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। तो ऐसे पौधे बिल्कुल भी उग नहीं पाएंगे। लहरों के कारण बीज के अंकुरण। अब लहरों के कारण बीज के अंकुरण मतलब समझिएगा, जैसे कि हवाएं चलती हैं, तो हवाएं चलती है तो जो पौधा होता है वो लहराता है, तो उसके कारण बीजों का अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पाता। इत्यादि मुश्किलें आती हैं। लवण मृदोद्भिद पौधे जैसे मैंग्रोव पौधे, राइजोफोरा में इन समस्याओं से जूझने हेतु निम्न अनुकूलन पाई जाती है। और जो
मैंग्रोव के पौधे होते हैं जैसे कि राइजोफोरा, ये एक ऐसे पौधे होते हैं जो कि ऐसे जो यहाँ पे बताया गया है इनसे वो लड़ने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। फिर यहाँ पे है श्वसन मूल। अब श्वसन मूल की उपस्थिति की ऋणात्मक से गुरुत्वानुवर्ती जड़ें मतलब जो कि पृथ्वी के अंदर की ओर जाती हैं, जिन पर श्वसन हेतु छिद्र उपस्थित होते हैं, जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। फिर यहाँ पे है आपका जरायुजी अंकुरण। बीज का अंकुरण दलदल में स्थापित होना सुनिश्चित करता है। कौन करता है? वो जरायुजी अंकुरण करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्लिल्ट रूट पौधे को स्थिरक लहरों से बचाती है। पादप जड़ की कोशिकाएं लवणता सहन करने में क्या होती है, सक्षम होती है। इत्यादि मैंग्रोव के पौधे में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा का घ है मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। अब जब मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाने के लिए देता है तो आपको क्या करना है, केवल इसका चित्र बना देना है। ये ऊपर वाला भाग होता है, इसमें 3 मेन भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला भाग होता है, एक मध्य वाला भाग होता है और एक पूंछ होती है। ये देखिए मिडिल वाला भाग यानी कि मध्य भाग, ये शीर्ष, ऊपर वाले भाग को शीर्ष कहते हैं और ये जो नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ऊपर में सबसे ऊपरी जो भाग होता है इसको एक्रोसोम कहा जाता है और जो मध्य वाला भाग होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है पूंछ को ऊर्जा देना ताकि वो क्या कर सके, घूम सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से बनाना है, काम खत्म, आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंगा वाला प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है। मेंडल के प्रभाविता के नियम का आपको वर्णन करना है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तीसरा का अंगा वाला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है मेंडल के प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के निष्कर्ष में प्रथम पीढ़ी पर आधारित पर जब 2 भिन्न एकल कारक एक ही सदस्य में उपस्थित होते हैं तो केवल एक ही कारक अपना प्रभाव प्रकट करने में समर्थ रहता है। इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं या फिर इसको हम लोग प्रभाविता का कारक भी कहते हैं। इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं या फिर प्रभाविता का कारक भी कहा जाता है। तथा दूसरा कारक अप्रभाविक कारक कहा जाता है क्योंकि यह अपना प्रभाव प्रकट करने में क्या होते हैं, असमर्थ रहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, आपको लिखना है तो प्रभावी कारक की उपस्थिति में अप्रभाविक कारक अपनी प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता, इसको मेंडल का प्रभाविता नियम कहते हैं। काम खत्म, आप इसी को लिख दीजिएगा। यानी कि जब प्रभावी अप्रभावी एक बौना एक लंबा दोनों पौधे उपस्थित होते हैं तो उसमें केवल और केवल लंबे पौधे के ही गुण दिखाई देते हैं, बौने पौधे के गुण नहीं दिखाई देते। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इतना लिख दीजिए भाई साहब, एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। तो इस वीडियो में हमने देखा बहुविकल्पीय प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको बोर महसूस होने लगेगा, मतलब बोरिंग लगेगा, इसलिए हम इसको अगले पार्ट में देखेंगे और अगले पार्ट का जो रहेगा उसका हम लिंक अपडेट कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कल इसको शाम को अगला पार्ट मिलेगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं। और ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल के क्वेश्चन है, इसमें मैंने बहुविकल्पी, निश्चित उत्तरी और अति लघु उत्तरी तीनों प्रश्नों को डिस्कशन किया है पिछले साल के, और किस प्रकार से बोर्ड की कॉपी लिखनी है। अभी इसमें हम बताएंगे अगली जो वीडियो आएगी कि जब आप बायोलॉजी की कॉपी लिखेंगे तो क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है बायोलॉजी की कॉपी लिखते समय, उसको वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। और यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।